For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों आज इस 204th एपिसोड में हम बात करेंगे 16 इडियम्स की। जी हाँ, बहुत से ऐसे एपिसोड्स गए जिनमें हमने बात की है इडियम्स की और बहुत से यूं कहूंगी हंड्रेड्स ऑफ इडियम्स आप सीख चुके हैं और हम बात कर चुके हैं इन इडियम्स पे, और नए के नए इडियम्स आ रहे हैं जिन पे मैं बात करती जाऊंगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और इडियम्स भी इंक्लूड करती रहूंगी ताकि हमारी जो इंग्लिश की कॉन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन है, वो और भी ज्यादा एक्सप्रेसिव और इंटरेस्टिंग हो जाए। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये शो पसंद आ रहा होगा और आप नए वर्ड्स, नए इडियम सीख रहे होंगे। शुरुआत करते हैं इस सेशन की। जल्दी से अपनी डायरी, नोट पर या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स, इडियम्स खोल लीजिए बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। साथ ही अगर आपने यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। तो चलिए, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 204th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड जैसे मैंने बताया कि टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इडियम्स। जी हाँ, आज भी हम बात करेंगे 16 इंपॉर्टेंट इडियम्स की। तो चलिए जल्दी से कदम बढ़ाते हैं फर्स्ट इडियम की तरफ। तो जो पहला इडियम है इस शाम का वो है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जी हाँ दोस्तों, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट, BOLT, बोल्ट फ्रॉम FROM, फ्रॉम DTHED, ब्लू, BLUE, ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। यानी कि दोस्तों अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट और पीस ऑफ न्यूज। आपको एकदम से कोई न्यूज मिले, कोई खबर मिले या कुछ जानने को मिले जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, आप सोच नहीं रहे थे कि ऐसा होगा और एकदम से कुछ ऐसा हो जाए और आपको सुनने में आए, तो वो हो जाता है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जैसे द जॉब केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब जैसे सपोज कीजिए कि आप कुछ महीनों से जॉब देख रहे हैं और आपको मिल नहीं रही है और अब आप ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, पर आपको एकदम से किसी दिन कॉल आता है और आपको कहते हैं कि आपकी जॉब लग गई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट न्यूज विल बी लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्लियर? तो चलिए, द सेकेंड इडियम फॉर द इवनिंग इज क्लोज शेव। क्लोज शेव, CLOSE, क्लोज शेव, SHAVE, शेव, क्लोज शेव। यानी कि दोस्तों अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर और डिजास्टर, मतलब आप किसी खतरे से बच जाए। मतलब सपोज कीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ और होते होते आप बीच में बच गए, दैट वाज अ क्लोज शेव। जैसे हिज लाइफ इज नो लॉन्गर इन डेंजर बट इट वाज अ क्लोज शेव। सपोज कीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और काफी चोट आई, गाड़ी भी पूरी तरीके से टूट गई और उसको भी काफी फ्रैक्चर्स हुए, सिर में भी चोट आई, पर वो अब खतरे से बाहर है, तो आप क्या कहोगे? हिज लाइफ इज नो लॉन्गर इन डेंजर बट इट वॉज अ क्लोज शेव, कि मतलब कुछ भी हो सकता था। क्लियर? तो चलिए, उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गया इडियम। फिर भी कोई डाउट है कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। अभी के लिए जो थर्ड इडियम है शाम का वो है अ क्लोज्ड बुक। A closed book, a closed CLOSED, closed book, 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 a closed book। यानी कि दोस्तों a subject or person about which one knows nothing, मतलब कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता, तो उसको आप क्या कहोगे? he is or she is a closed book, या फिर this is something that is a closed book to me। जस्ट सपोज कीजिए, एग्जाम्पल देती हूँ आपको और आपको आसानी होगी समझने में।
अकाउंटिंग हैज ऑलवेज बीन अ क्लोज्ड बुक टू मी। मतलब सपोज कीजिए आपको अकाउंटिंग का ए भी नहीं पता, आपको कुछ समझ ही नहीं आता अकाउंटिंग में, तो आप क्या कह रहे हैं, अरे अकाउंटिंग हैज ऑलवेज बीन अ क्लोज्ड बुक फॉर मी, क्लियर, या क्लोज बुक टू मी, तो क्लोज बुक टू मी, क्लियर। तो चलिए, उम्मीद है ये इडियम बहुत दिलचस्प लगा होगा आपको और समझ भी आया होगा। अभी के लिए जो फोर्थ इडियम इस शाम का है वो है अ लाइव वायर। अ लाइव वायर, अ लाइव, LIVE, लाइव वायर, WIRE वायर, अ लाइव वायर, यानी कि दोस्तों एन एनर्जेटिक एंड अनप्रिडिक्टेबल पर्सन, मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत एनर्जी से भरा और अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी कभी भी कह सकता है वो, तो उसके आप क्या कह रहे हो, ही इज अ लाइव वायर। जैसे सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। My sister was the live wire and I was always called the quiet one। मतलब मुझे हमेशा कहते थे कि तू तो बहुत शांत है, और मेरी जो सिस्टर थी वो हमेशा ही बहुत क्या थी, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक थी और कभी भी कुछ भी बोल देती थी, तो शी वॉज लाइव वायर, क्लियर। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 idioms फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 204th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं इन 4 idioms का। The first idiom for the evening was a bolt from the blue। A bolt from the blue, a bolt, BOLT, bolt from FROM, from DTHED, blue, 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 a bolt from the blue, यानी कि दोस्तों a sudden and unexpected event or piece of news। कोई आपको चीज सुनने में आए एकदम से जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, तो आप क्या कहोगे, अरे इट वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जैसे द जॉब केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपकी जॉब लग जाएगी और एकदम से खबर आई कि आपकी जॉब लग गई। सो इट वाज द, क्या था, इट वाज द बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, क्लियर। तो चलिए, द सेकंड इडियम फॉर द इवनिंग वाज क्लोज शेव। क्लोज शेव, CLOSE, क्लोज शेव, SHAVE, शेव, क्लोज शेव, यानी कि अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर और डिजास्टर, मतलब किसी खतरे से आप फंसते फंसते बच गए, तो आपने क्या कहा, इट वॉज अ क्लोज शेव। जैसे हिज लाइफ इज नो लॉन्गर इन डेंजर बट इट वॉज अ क्लोज शेव, मतलब उसकी जिंदगी अभी खतरे में है नहीं, पर वो एक मतलब बहुत ही कुछ भी हो सकता था, सो इट वॉज अ क्लोज शेव, क्लियर। तो चलिए, द थर्ड इडियम फॉर द इवनिंग वॉज अ क्लोज्ड बुक। अ क्लोज्ड बुक, a closed, CLOSED, closed book, 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 a closed book, यानी कि a subject or person about which one knows nothing। अगर आपको किसी के बारे में कुछ नहीं पता तो वो आपके लिए क्लोज्ड बुक है। जैसे अकाउंटिंग हैज ऑलवेज बीन अ क्लोज्ड बुक फॉर मी, या अकाउंटिंग हैज ऑलवेज बीन अ क्लोज्ड बुक टू मी, क्लियर। तो चलिए, द फोर्थ इडियम फॉर द इवनिंग वाज अ लाइव वायर। अ लाइव वायर, यानी कि स्पेलिंग पहले ले लेते हैं, अ लाइव, LIVE, लाइव वायर, WIRE वायर, अ लाइव वायर, यानी कि एन एनर्जेटिक एंड अनप्रिडिक्टेबल पर्सन, कोई व्यक्ति जो बहुत ही एनर्जेटिक है और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, तो उसको आप कहते हो ही और शी इज अ लाइव वायर। जैसे My sister was the live wire and I was always called the quiet one। मतलब मेरी जो बहन थी वो काफी लाइव वायर थी, यानी कि बहुत बात करना, बहुत एनर्जेटिक होना, और साथ ही साथ कभी भी कुछ भी बोल देती थी, तो वो काफी एनर्जेटिक थी, लाइव वायर थी, और मैं बहुत क्वाइट था, सो शी वाज अ लाइव वायर, क्लियर। तो ये हो गए हमारे 4 idioms फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 204th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए छोटी सी ब्रेक की इजाजत, और मैं ब्रेक के तुरंत उस पार लौटूंगी और idioms के साथ। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 204th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, और जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं idioms की, तो आगे भी हम बात करेंगे idioms की, और 4 idioms की बात हम कर चुके हैं। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 5th idiom की तरफ। The 5th idiom for the evening is a man of God। A man of God, a man, 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 of God, 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 a man of God, यानी कि दोस्तों a clergyman या फिर a holy man और saint। अक्सर जो क्रिश्चियन, जैसे क्रिश्चियंस होते हैं वहां पे जो फादर होते हैं, या फिर कोई भी, अब अदरवाइज भी कोई भी प्रीस्ट ले लीजिए, पंडित या कोई भी प्रीस्ट जो पूजा पाठ करते हैं, तो उनको हम कह देते हैं अ मैन ऑफ गॉड। तो अगर आप कोई भी व्यक्ति किसी के लिए यूज कर रहा है, जैसे ही इज अ मैन ऑफ गॉड, यानी कि ही इज अ प्रीस्ट और ही इज अ फादर, क्लियर। तो समझ आया होगा आपको। तो चलिए, द 6th idiom फॉर द इवनिंग इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ,
A man, man, man of of straw, 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 a man of straw. यानी कि दोस्तों a person regarded as having no substance or इंटेग्रिटी, या फिर कोई व्यक्ति जो बहुत ही वीक हो, डरता हो, डरपोक हो, करेज ना हो, उसमें अपनी बात ना रखता हो, औरों की बातों के हिसाब से चलता हो, तो उसको आप कहते हो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. जैसे शी थॉट ही वाज स्ट्रॉन्ग एंड ऑनेस्ट बट ही टर्न्ड आउट टू बी अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. मतलब उसे लगा था कि वो लड़का जो है वो स्ट्रॉन्ग है, सच्चा है, ऑनेस्ट है, पर वो क्या हुआ, उसको समय के साथ पता लगा कि वो तो बहुत ही डरपोक, कायर और लोगों के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति था. सो ही वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. क्लियर? कोई डाउट है इस इडियम या किसी और इडियम को भी लेके आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं. तो ये हो गया हमारा 6th इडियम. अभी के लिए जो 7th इडियम है शाम का दोस्तों, वो है एन आर्मचेयर जॉब. An armchair job, AN armchair, ARMCHAIR, armchair job, 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 an armchair job. यानी कि दोस्तों a regular job which is considered easy and well paid. कोई ऐसी नौकरी, ऐसा काम जो आसान हो और उसमें पैसा भी बहुत अच्छा मिल रहा हो, तो उसको आप क्या कहते हो, एन आर्मचेयर जॉब. जैसे ही इज डूइंग एन आर्मचेयर जॉब एंड एंजॉयिंग हिज लाइफ टू द फुलेस्ट. मतलब वो तो अपनी जिंदगी मस्त जी रहा है, आसान सी नौकरी है और पैसे भी अच्छे मिलते हैं, तो ही इज डूइंग एन आर्मचेयर जॉब एंड एंजॉयिंग हिज लाइफ टू द फुलेस्ट. क्लियर? तो चलिए अभी के लिए जो 8th इडियम है इस सेकंड सेगमेंट का दोस्तों, वो है एन एक्स टू ग्राइंड. एन एक्स टू ग्राइंड, ANN XAXEX 2TO2 ग्राइंड, GRIND ग्राइंड. ये जो दोस्तों एक्स होती है, ये होती है जो तो वो नहीं होती खुरपा काइंड ऑफ, है ना, खुरपा जो होता है बहुत बड़े वाला, तो उसको हम कह देते हैं XAXEX. कुल्हाड़ी, जो कुल्हाड़ी होती है, ठीक है, कुल्हाड़ी को हम कह देते हैं XAXEX. तो ये इडियम है एन एक्स टू ग्राइंड. यानी कि अगर ये कोई व्यक्ति इडियम यूज करता है, इसका मतलब होता है समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजंस. अपने काम निकलवाने के लिए कोई कुछ करता है, तो उस चीज को आप कह देते हो एन एक्स टू ग्राइंड. जैसे एग्जाम्पल देती हूँ और आपको काफी क्लियर हो जाएगा. He should not become the chairman of the committee as he has too many axes of his own to grind. मतलब उसके अपने बहुत से मतलब हैं, जो सेल्फिश डिजायर्स हैं जो वो पूरे करना चाहता है, तो वो नहीं चेयरमैन बनना चाहिए, क्योंकि अगर वो चेयरमैन बन गया, वो अपने जो डिजायर्स हैं, अपने जो सेल्फिश मोटिव्स हैं, वही पूरे करने में लगा रहेगा और कमेटी गई भाड़ में, है ना. तो ऐसा व्यक्ति तो बनना नहीं चाहिए कमेटी का चेयरमैन. सो ही शुड नॉट बिकम द चेयरमैन ऑफ द कमेटी एज he has too many axes of his own to grind. ठीक है, अब आपने ये देखा होगा कि ये जो इडियम है ये है an axe to grind. तो इसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो. जैसे you have your own axes to grind, I have my own axes to grind, he has too many axes of his own to grind. यानी कि उसके अपने खुद सेल्फिश मोटिव्स एंड डिजायर्स हैं, वो पूरे करना चाहता है, और अगर वो चेयरमैन बन जाता है तो वो सभी पूरे करने में लग जाएगा. ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको. ये इडियम काफी अच्छा इडियम है, कोई यूज करे तो आपको पता हो तो बहुत इंप्रेस हो जाएगा व्यक्ति, तो याद रखिएगा. क्लियर? कोई डाउट है आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं. अभी के लिए ये हो गए हमारे 4 इडियम्स इस सेकंड सेगमेंट के 204th एपिसोड के. तो आसानी के लिए आपकी जल्दी से रिकैप तो बनता ही है. तो चलिए, द 5th इडियम फॉर द इवनिंग वाज अ मैन ऑफ गॉड. अ मैन ऑफ गॉड, a man, man, man of God, 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 a man of God. यानी कि a clergyman या फिर a holy man और saint. मतलब एक धार्मिक व्यक्ति जो होता है, धार्मिक व्यक्ति मतलब जो जैसे प्रीस्ट हो गया, जो पूजा करते हैं. क्रिश्चियन में जो फादर होते हैं वो पंडित होते हैं ना, तो इस तरीके के जो लोग होते हैं उनको आप कह सकते हो अ मैन ऑफ गॉड. क्लियर? तो चलिए, द 6th idiom for the evening was a man of straw. A man of straw. A man, man of straw, 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 a man of straw. यानी कि a person regarded as having no substance or integrity. कोई व्यक्ति जिसको मतलब कोई जिसमें कोई करेज नहीं है, बहुत ज्यादा अपने कोई बात नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, वो औरों के हिसाब से चलता है, डरपोक है, कायर है, झूठ बोलता है, तो उसको आप कहते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. जैसे शी थॉट दैट ही वाज स्ट्रॉन्ग एंड ऑनेस्ट बट ही टर्न्ड आउट टू बी अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. मतलब उसे लगा था कि रोहन या वो व्यक्ति एक ऑनेस्ट, सच्चा और बहादुर लड़का है, पर वो तो कायर निकला और वो अपना हिसाब से चलता भी नहीं, औरों की सुन के चलता है. सो ही क्या हो गया, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. ठीक है, अ मैन ऑफ
straw. Clear? तो चलिए, the seventh idiom for the evening was an armchair job. An armchair job. AN armchair, ARMCHAIR armchair job, JOB job. An armchair job यानी कि दोस्तों a regular job which is considered easy and well paid. कोई ऐसी जॉब, काम जो आसान है काफी और पैसा भी अच्छा खासा मिलता है जिसमें, तो उसको आप कह देते हो इट इज एन आर्मचेयर जॉब. जैसे ही इज डूइंग एन आर्मचेयर जॉब एंड लिविंग हिज लाइफ टू द फुलेस्ट. मतलब एक आसान सी नौकरी वो कर रहा है, अच्छे खासे उसको पैसे मिल रहे हैं और वो अपनी जिंदगी मस्त जी रहा है. क्लियर? तो चलिए, द एट्थ इडियम फॉर द इवनिंग वाज एन एक्स टू ग्राइंड. एन एक्स to grind. ANNXAXEX to TO2 grind. GRIND grind. and X to grind यानी कि दोस्तों something done for selfish reasons. अपने काम निकलवाने के लिए, अपने desires पूरे करने के लिए कोई व्यक्ति कुछ करता है, so that means he has an X to grind. जैसे he should not become the chairman of the committee because he has too many X's of his own to grind. मतलब उसे कमेटी का जो चेयरमैन है वो नहीं बनना चाहिए क्योंकि उसके अपने खुद के काफी डिजायर्स, सेल्फिश मोटिव्स हैं जो वो पूरे करना चाहता है. तो अगर वो कमेटी का चेयरमैन बन गया तो चेयरमैन बनते ही कमेटी के बारे में तो सोचेगा नहीं, अपना काम निकलवाने में लगा रहेगा. क्लियर? सो ही हैड सो मेनी एक्सेस ऑफ हिज ओन टू ग्राइंड. क्लियर? तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 इडियम्स इस सेकंड सेगमेंट के, इस 204th एपिसोड के. तो चलिए, मैं आरजे लोगोफाइल दिव्य शर्मा लेती छोटी सी ब्रेक. लौटूंगी ब्रेक के तुरंत उस पार क्योंकि अभी भी हमें 8 इडियम्स की बात करनी है. तो मिलते ब्रेक के उस पार. सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 204th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about idioms. So चलिए, without wasting any time, let us move further towards the 9th idiom. तो जो नॉर्मल idiom है शाम का वो है an iron will. An iron will. ANN iron 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 will. WILL will. An iron will यानी कि strong will. किसमें strong will हो कि मैं तो करके दिखाऊंगा, मैं तो करके ही दिखाऊंगी, मैं तो ये करूंगा या करूंगी, तो वो हो जाता है they have an iron will. जैसे एग्जांपल दे देती हूँ मैं, have an iron will, decide and do it. जी हाँ, तुम्हें पहले विल दिखानी चाहिए कि हाँ मैं ये करके दिखाऊंगा, उसके बाद डिसाइड करो क्या करना और फिर वो करो. सो यू मस्ट हैव एन आयरन विल. सो आयरन विल यानी कि स्ट्रॉन्ग विल. अगर कोई कहता है कि ही हैज एन आयरन विल यानी कि ही हैज अ स्ट्रॉन्ग विल. क्लियर? समझ आया? तो चलिए, द 10th idiom फॉर द इवनिंग इज एट लॉगर हेड्स. एट लॉगर हेड्स. at logger 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 heads HEADS heads. At logger heads यानी कि दोस्तों, if 2 or more people or groups are at logger heads, they disagree very strongly with each other. जी हाँ, अगर 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग या ग्रुप या गुट एक दूसरे के अलग है, मतलब उनके ओपिनियंस अलग हैं, एक दूसरे बिल्कुल अगेंस्ट है, सो दैट मीन्स दे आर एट लॉगर हेड्स. जैसे माई फ्रेंड एंड आई एम एट लॉगर हेड्स, मतलब हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं पर अब हमारे जो ओपिनियंस है वो मिलते नहीं है, सो वी आर एट लॉगर हेड्स. क्लियर? तो टू बी एट लॉगर हेड यानी कि आप दोनों का आपस में बनता ना हो, मिलती ना हो, बातें ना मिलती हो, ओपिनियंस ना मिलते हो, डिसएग्रीमेंट्स हो, तो वो चीज. ठीक है? क्लियर? तो चलिए, द 11th idiom फॉर द इवनिंग इज एट अ स्नेल्स पेस. एट अ स्नेल्स पेस. at a snail's SNAIL apostrophe S आएगा. ठीक है? snail's pace PACE pace. at a snail's pace यानी कि if you say that someone does something at a snail's pace, you are saying or या फिर you are just mentioning that they are extremely slow at doing their work. अगर आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो काम करता है at a snail's pace, that means वो व्यक्ति बहुत ही स्लो काम करता है. so they do their work at a snail's, क्या हो गया? at a snail's pace. या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं the economy grew at a snail's pace in the first 3 months of the year. मतलब साल के जो पहले के कुछ 3 महीने थे उनमें जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही स्लो ग्रो हुई. सो द इकोनॉमी ग्रू एट अ स्नेल्स पेस. ठीक है? अब आपने देखा कैसे यूज हो सकता है ये. जैसे ही डज हिज वर्क एट अ स्नेल्स पेस और
द इकोनॉमी ग्रू एट अ स्नेल्स पेस एट इन द फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर। क्लियर? तो समझ आ गया होगा आपको कि किस तरीके से बात रखी है यहाँ पे और कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को ये इडियम यूज करके। तो चलिए, कोई अगर डाउट है आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए जो 12th इडियम है शाम का वो है एट समवन्स बैक एंड कॉल। एट समवन्स बैक एंड कॉल। 88 someone's SOMEONE apostrophe S someone's beck and call BECK beck and call AND and call CALL call। तो दोस्तों यहाँ पे जो बैक है वो BACK बैक नहीं है, बैक है BECK बैक। ठीक है? सो एट someone's beck and call यानी कि always having to be ready to obey someone's ऑर्डर्स इमीडिएटली। मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी का ऑर्डर्स इमीडिएटली ओबे कर रहा है, किसने कहा कि पानी ले आओ, खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया, बैठ जाओ तो बैठ गया, तो वो ही और शी इज एट समवन्स बैक एंड कॉल। जैसे एग्जांपल देती हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंजॉय हैविंग सर्वेंट्स एट योर बैक एंड कॉल। मतलब तुम यू मस्ट एंजॉय हैविंग सर्वेंट्स एट योर बैक एंड कॉल। मतलब तुम्हारे तो नौकर चौकर है घर में, तो तुम्हें तो मजा लेना चाहिए कि जब तुम बोलते हो ये कर दो तो वो ये कर देते, वो कर दो तो वो कर देते। सो यू मस्ट एंजॉय हैविंग सर्वेंट्स एट योर बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल यानी कि कभी भी कुछ भी कहना वो एकदम से कर देते हैं। सो बैक एंड कॉल। क्लियर? बहुत ही अच्छा इडियम। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 इडियम्स इस 3rd सेगमेंट के इस 204th एपिसोड के। तो चलिए जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक रिकैप तो बन ही है। तो जो 9वां इडियम था इस शाम का वो था एन आयरन विल। एन आयरन विल, एन आयरन IRON आयरन विल, WILL विल, एन आयरन विल यानी कि दोस्तों स्ट्रॉन्ग विल होना। जैसे हैव एन आयरन विल, डिसाइड एंड डू इट। पहले अपनी विल को स्ट्रॉन्ग करो कि हाँ मुझे करके दिखाना है, फिर डिसाइड करो क्या करना और फिर वो काम करो। सो You must have a strong will. You must have an iron will. ठीक है? अगर कोई आपके लिए या किसी के लिए यूज कर रहा है वर्ड he or she और you have an iron will, that means they are saying you have a strong will. Clear? तो चलिए, the 10th idiom for the evening was at logger's head. At logger's heads. 88 logger 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 heads HEADS heads. At loggerheads यानी कि दोस्तों if 2 or more people or groups are at loggerheads they disagree very strongly with each other। बहुत बुरी तरीके से डिसएग्री करते हैं अगर 2 लोग या 2 लोग से ज्यादा लोग या ग्रुप्स, so that means they are at loggerheads। जैसे माई फ्रेंड एंड आई एम एट लॉगरहेड्स, मतलब हम बहुत ही डिसएग्री करते हैं। वो कहता है ये होना चाहिए और मैं कहता हूँ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो वी आर एट लॉगरहेड्स। क्लियर? तो चलिए, द 11th idiom for the evening was at a snail's pace. At a snail's pace. 88 a snail's SNAIL apostrophe S snail's pace PACE pace. At a snail's pace यानी कि दोस्तों if you say that someone does something at a snail's pace, you are simply saying that they are extremely slow at doing their work। जी अगर आप किसी को कह रहे हैं कि वो काफी स्लो काम करते हैं तो आप उन्हें कह सकते हो they do their work at a snail's pace। या फिर ये दूसरी तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, मैंने बताया था, जैसे द इकोनॉमी ग्रू एट अ स्नेल्स पेस इन द फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर। मतलब साल के जो पहले के 3 महीने थे उनमें इकोनॉमी बहुत स्लो ग्रू, बहुत ही स्लो जैसे ग्रो किया उसने। सो द इकोनॉमी ग्रू एट अ स्नेल्स पेस इन द फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो 12th idiom था शाम का वो था एट समवन्स बैक एंड कॉल। एट समवन्स back and call। 88 someone's SOMEONE apostrophe S someone's back BECK back and and call CALL call। At someone's back and call यानी कि दोस्तों always having to be ready to obey someone's orders immediately। कोई व्यक्ति कभी भी किसी का भी ऑर्डर लेने के लिए एकदम से तैयार हो कि हाँ मैं कर दूंगा, हाँ क्या कर ही दे, जैसे नौकर होते एकदम से कर देते काम। सो दे आर एट समवन्स बैक एंड कॉल। जैसे enjoy having servants at your back and call, मतलब कि भाई तुम enjoy करो, तुम्हारे तो servants है जो तुम्हें तुम्हारी कहते ही काम कर देते हैं। सो enjoy having servants at your back and call। ठीक है? back and call समझ आ गया? तो चलिए ये हो गए हमारे 4 idioms for the 3rd segment of this 204th episode of vocabulary dose। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक पर। ब्रेक के तुरंत उस पर लौटूंगी क्योंकि अभी भी हमें कुछ और idioms की बात करनी है। तो सुन रहे हैं vocabulary dose on रेडियो उड़ान। Happy listening, happy learning।
तो दोस्तों now we are in the fourth segment of this 204th episode of vocabulary dose and today we are talking about idioms. तो चलिए बात कर चुके हैं हम 12 idioms की और बात करना बाकी है 4 idioms की. तो 13th idiom for the evening is at sixes and sevens. जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग idiom है ये. At sixes and sevens. 88 sixes 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 and 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 sevens SEVENS sevens. At sixes and sevens यानी कि in a state of total confusion or डिसअरे, मतलब बिल्कुल कंफ्यूज हो, क्या हो रहा है, क्या कौन क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो बहुत ही कंफ्यूजन हो. तो एट सिक्सेस एंड सेवंस, जैसे एवरीथिंग इज एट सिक्सेस एंड सेवंस हियर. जैसे किसी ने पूछा कि अच्छा और कैसा चल रहा है अभी कंपनी में, क्या हो रहा है, तो तुम कह रहे हो एवरीथिंग इज एट सिक्सेस एंड सेवंस हियर, मतलब यहाँ पे तो सब कंफ्यूजन में है, सबको किसी को पता नहीं क्या हो रहा है. ठीक है, सिक्सेस एंड सेवंस क्लियर. तो चलिए द 14th idiom फॉर द इवनिंग इज बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस. बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस, जी हाँ, एक और इडियम जो कि एक अच्छा इडियम है, यूज भी होता है. बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस, BACKSTAIRS, बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस, INFLUENCE इन्फ्लुएंस. बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस यानी कि बाय यूजिंग सम सीक्रेट एंड इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस. कोई व्यक्ति कोई गलत तरीके का इन्फ्लुएंस या सीक्रेट चीज यूज करके अपना इन्फ्लुएंस बनाता है, तो उसको हम कहते हैं बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस. जैसे एग्जांपल देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा. ही डिड नॉट डिजर्व द जॉब, हाउएवर ही गॉट इट बाय बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस. मतलब वो उसकी इतनी काबिलियत नहीं है कि उसको ये जॉब मिलनी चाहिए थी, वो डिजर्व नहीं करता था, फिर भी उसे जॉब मिल गई क्योंकि कुछ सीक्रेट या कुछ बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस की वजह से, कि किसी से जान पहचान होगी या कोई उसका किसी ने करवा दिया होगा, तो दैट इज व्हाट वी कैन कॉल बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस. क्लियर, अच्छा इडियम है ना. तो चलिए द 15th एंड द सेकंड लास्ट इडियम फॉर द इवनिंग इज बनाना रिपब्लिक. बनाना रिपब्लिक, जी हाँ दोस्तों, ये भी एक काफी पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण वर्ड है. बनाना रिपब्लिक, BANANA, बनाना रिपब्लिक, REPUBLIC रिपब्लिक. बनाना रिपब्लिक ये इडियम है और इसका मतलब होता है अ स्मॉल कंट्री स्पेशली इन सेंट्रल अमेरिका दैट इज पॉलिटिकली unstable and whose economy is dominated by foreign companies and depends on one export. मतलब जैसे होता नहीं, कुछ कंपनीज है जो जिनके पास इतना पैसा नहीं है, इतनी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वो डोमिनेट, उनको जो बाहर की पावर्स है, बाहर की कंट्रीज है, वो डोमिनेट करती हैं, और साथ के साथ उन्हीं का जो सामान है एक्सपोर्ट के करके ही उनकी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है. तो उसको आप क्या कह देते हो, ऐसी कंपनी को आप, ऐसी कंट्री को आप क्या कह देते हो, बनाना रिपब्लिक. ठीक है, बनाना रिपब्लिक, अ स्मॉल कंट्री स्पेशली इन सेंट्रल अमेरिका दैट इज पॉलिटिकली अनस्टेबल एंड हुज इकोनॉमी इज dominated by foreign companies and depends on one export. जैसे कि बनाना, सपोज कीजिए कोई कंपनी है जो कि बनाना एक्सपोर्ट कर रही है, तो उसकी वजह से उनकी जो जैसे इकोनॉमी है वो खड़ी हुई है, तो आप क्या कहते हो कि दे हैव अ बनाना इकोनॉमी. तो बनाना एक एग्जांपल है. बस कोई भी चीज, व्यक्ति, कोई भी जैसे कोई भी कंट्री है जो जिसकी जो इकोनॉमी है वो निर्भर करती है इस चीज पे कि और कंट्रीज को वो कितना वो क्या बेच रही है, और उस तरीके से, और बाहर की कंपनीज कितना उसमें इन्वेस्ट कर रही है, तो उस पूरी चीज को आप कहते हो बनाना रिपब्लिक. ठीक है, जिनकी अपनी वो नहीं होती, उनमें बाहर की जो फॉरेन पॉलिसीज, फॉरेन कंपनीज हैं, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करके उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही हूँ, तो उसको आप कह देते हो बनाना रिपब्लिक. क्लियर. तो चलिए द 16th एंड द लास्ट इडियम फॉर द इवनिंग इज बेटेड ब्रेथ. बेटेड ब्रेथ, bated breath, BATED, bated breath, 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 bated breath. Bated breath यानी कि if you wait for something with bated breath, you wait anxiously to find out what will be the outcomes. जब आप किसी चीज के इंतजार में है, आपको डर लग रहा है, आप डरे हुए हैं, एक्साइटेड भी हैं पर डरे भी हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या रिजल्ट होगा, क्या आउटकम्स होंगे, तो दैट मीन्स यू आर वेटिंग विद अ बेटेड ब्रेथ. जैसे इन अ नर्वस एंड एक्साइटेड स्टेट, जिस स्टेट ऑफ माइंड ऐसे कि आप बहुत नर्वस भी हैं, एक्साइटेड भी हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके लिए आप उस चीज को आप क्या कह देते हो, बेटेड ब्रेथ. जैसे आई वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स इन अ बेटेड ब्रेथ, मतलब मैं तो रिजल्ट्स की वेट कर रहा था, बहुत ज्यादा डरा भी हुआ था और एक्साइटेड भी था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, तो बेटेड ब्रेथ. ठीक है, बेटेड ब्रेथ एक अच्छा आइडिया है और आपको आना चाहिए.
तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 idioms फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 204th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। 13th idiom for the evening was at 6s and 7s. 88 6s, SIXES 6s and 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 7s, SEVENS 7s. At 6s and 7s यानी कि दोस्तों in a state of total confusion or disarray। मतलब जब आप ऐसी हालात में जिसमें बहुत confusion है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति बनी हुई है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो that means it is at 6s and 7s। जैसे आपसे कोई पूछो कैसा क्या चल रहा है कंपनी में अभी, तो आप क्या करो, एवरीथिंग इज एट 6s and 7s हियर। ठीक है, हॉच पॉच होगा, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन है, सो एवरीथिंग इज एट 6s and 7s हियर। क्लियर। तो चलिए द 14th idiom फॉर द इवनिंग वाज बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस। बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस यानी कि BACKSTAIRS, बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस, INFLUENCE इन्फ्लुएंस। बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस यानी कि बाय यूजिंग सम सीक्रेट एंड इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस। जैसे कोई सीक्रेट या गलत तरीके से आप किसी की मदद लेके अपनी नौकरी लगवा लेते हैं या कोई काम करवा लेते हैं, तो उसको आप कहते हो बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस। जैसे he did not deserve the job, however he got it by backstairs influence। मतलब वो डिजर्व नहीं करता था जॉब, उसकी इतनी काबिलियत नहीं है, इतना अच्छा स्किल नहीं है कि उसको जॉब मिलनी चाहिए, पर फिर भी उसको जॉब मिल गई क्योंकि उसका कोई जान पहचान का था जिसने उसकी लगवा दी या फिर किसने बोल के करवा दिया। तो दैट वाज लाइक बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस। समझ आया बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस कैसे यूज होता है? कोई डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज बनाना रिपब्लिक। Banana Republic, BANANA, Banana Republic, REPUBLIC Republic। Banana Republic यानी कि दोस्तों a small country especially in Central America that is politically unstable and whose economy is dominated by foreign companies and डिपेंड्स ऑन वन एक्सपोर्ट। मतलब एक्सपोर्ट पे निर्भर करती है किसी कंट्री की जो पूरी इकोनॉमी है, और बाहर की जो कंपनीज है उनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। तो उसको आप उस कंट्री को आप क्या कह देते हो? रिपब्लिक। कौन सी रिपब्लिक? बनाना रिपब्लिक। क्लियर। कोई डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। तो ये काफी पॉपुलर टर्म भी है पॉलिटिकल साइंस की। तो चलिए 16th एंड द लास्ट idiom फॉर द इवनिंग वाज बेटेड ब्रेथ। बेटेड ब्रेथ, BATED, बेटेड ब्रेथ, BREATH, ब्रेथ। बेटेड ब्रेथ यानी कि इफ यू वेट फॉर समथिंग विद बेटेड ब्रेथ, यू वेट एंक्शियसली टू फाइंड आउट व्हाट will be the outcomes। मतलब आप अगर किसी चीज के बारे में वेट कर रहे हैं, डर के बिल्कुल डरे हुए हैं, नर्वस हैं, घबरा रहे हैं, एक्साइटमेंट भी है पर घबरा भी रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर वेटिंग फॉर समथिंग विद बेटेड ब्रेथ। क्लियर। या फिर जैसे कोई स्टेट ऑफ माइंड हो जिसमें आप नर्वस हैं, बहुत घबराए हुए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस पर भी क्या हो जाएगा, यू आर वेटिंग फॉर इट और द रिजल्ट विद अ बेटेड ब्रेथ। जैसे I was waiting for the results in a bated breath। मतलब डरा भी हुआ था, एक्साइटेड भी था, तो ऐसे घबरा के मैं वेट कर रहा था रिजल्ट्स की। So I was waiting for the results with a bated breath। So I am sure कि हम सभी जब कोई बड़ी चीज होने वाली थी, उसके रिजल्ट्स आने वाले थे, तो हम सभी वेट जो करते हैं वो बेटेड ब्रेथ ही होता है, इन बेटेड ब्रेथ ही होता है। क्यों? क्योंकि हम घबराए भी होते हैं कि अगर नहीं हुआ, और एक्साइटेड भी होते हैं कि अगर हो गया, तो वो घबराहट होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 idioms फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 204th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मुझे उम्मीद है सभी के सभी idiom आपको समझ आ गए होंगे। कोई डाउट्स है, कोई भी आप चीज पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। पर अभी के लिए मुझे लेनी होगी छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक उस पर हम बात करेंगे लास्ट सेगमेंट में। तो सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद RJ लोगोफाइल दिव्या शर्मा, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो दोस्तों नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 204th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, और आज हमने बात की है पूरे 16 idioms की। जी हाँ दोस्तों, 16 idioms जो कि काफी अच्छे थे, दिलचस्प थे, इंटरेस्टिंग थे और इम्पोर्टेंट थे। बहुत से ऐसे एपिसोड गए जिनमें मैंने बात की idioms की, और बहुत से आई थिंक hundreds ऑफ idioms मैं ऑलरेडी इस शो पे बता चुकी हूँ और आप सीख चुके हैं। और ये
मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि ईडियम्स एंडलेस है और जितने ज्यादा हम सीखेंगे उतनी ज्यादा हमारी जो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन है, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्सप्रेसिव हो जाएगी। तो दोस्तों आज के ये ईडियम्स आपको कैसे लगे लिख भेजिएगा मुझे। आपके फीडबैक, आइडिया, सजेशंस और व्यूज का इंतजार रहता है। और बहुत से ऐसे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझे बिल्कुल लिख के भी भेजता है, जो कि अच्छा लगता है सुन के कि आपको शो कैसा लग रहा है और आप क्या चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी फीडबैक देना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। मेल कर सकते हैं आप हमें mail@radioudan.com पे। साथ ही आप स्काइप आईडी रेडियो उड़ान के वहां भी मैसेज कर सकते हैं। RADIOUDAAN है हमारा स्काइप आईडी। और साथ ही ट्विटर हैंडल भी रेडियो उड़ान के नाम से है। फेसबुक पेज पे भी आप हमारा जो पेज है वो फॉलो कर सकते हैं और टाइमलाइन पे मैसेज भेज सकते हैं। और फेसबुक पे भी जो हमारा नाम है वो रेडियो उड़ान ही है। और दोस्तों फाइनली अगर आप मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं और अपने व्यूज या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। साथ ही आप स्काइप आईडी भी मेरा नोट कर लीजिए, वहां भी आप मैसेज कर सकते हैं divya31s, DIVYA31S। फाइनली दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आप सभी एपिसोड्स के सभी जितने भी शोज है सभी एपिसोड्स उनके सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं। और वहां फीडबैक, आइडिया, सजेशंस भी कमेंट एरिया में दे सकते हैं। तो YouTube पे हमारा रेडियो उड़ान है चैनल का नाम, और बेल बटन को हिट कीजिएगा ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। तो अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत। मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट Friday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life। तो मैं आरजे दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। गुड लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज। You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com.